हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे भावी फौजियों को वंदे मातरम। मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, क्रांतिकारी इस्तकबाल। तो हमेशा की भांति आज भी 30 क्वेश्चन 30 मिनट की श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के मार्फत आपके वैकेंसी की भी कुछ सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, इसलिए अब समय आ चुका है। कमर कस लीजिए और जुड़े रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य का भेदने का जो टारगेट है वह मजबूत कर लीजिए। तभी तो ये यदि वदन पे वर्दी पहनने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो मैं आपके समक्ष देखते जाइए, बहुत शानदार शानदार बड़ी मेहनत के साथ क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक एक क्वेश्चन आपको भी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देने का प्रयास करना है और मैं ऑप्शनों के एनालिसिस के माध्यम से 30 के साथ 150 क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा। इसलिए देखिए, पढ़िए, मनन कीजिए, बार बार वीडियो देखिए या अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। 2-4 बार जब आप पढ़ोगे, देखोगे तो मैं कह रहा हूं आज जीवन के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? यानी भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, मदुरई। गेटवे ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। दिल्ली की बात करूं तो इंडिया गेट। यदि क्वेश्चन आए इंडिया गेट कहां स्थित है तो दिल्ली में है। लखनऊ की बात करूं, क्वेश्चन पूछा जाता है इमामबाड़ा कहां स्थित है तो लखनऊ में। इमामबाड़ा लखनऊ में। मदुरई की बात करो तो आर्मी के पेपर में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तमिलनाडु में वेगई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइलेंट वैली कर्नाटक, केरल, गुजरात, असम। असम की मैं बात करूं तो जैसे काजीरंगा, काजीरंगा जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, काजीरंगा है। इसके अलावा जैसे गुजरात की बात करूं तो गुजरात के अंदर गिर राष्ट्रीय पार्क है, ब्लैक बक है। और कर्नाटक की बात करूं तो नागरहोल और इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा केरल साइलेंट वैली। जैसे नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसके अंदर जैसे देहिंग पटगई, मानस। वैसे असम में सबसे ज्यादा है। एनपी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम के अंदर संख्या काफी है। तो ये जो साइलेंट वैली है वो केरल में है। पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रृंखला जो हिमालय की श्रृंखला है, पीर पंजाल श्रृंखला मेघालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने और जय विज्ञान साथ में ऐड कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इसके साथ में एक और वर्ड जोड़ दिया जय अनुसंधान। तो ये नरेंद्र जी मोदी का नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से
अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू करने वाले राष्ट्रपति नहीं हैं। आज तक भारत के अंदर 3 बार, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। भारत के संविधान में आपातकाल के 3 अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है बाहरी आक्रमण, युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के अंदर जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, जिसको अपन अमूमन बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, 356 और 360 की बात करें वित्तीय आपातकाल। भारत में आज दिन तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है वो 3 बार लगा है। और 3 बार लगा, जब प्रथम बार लगा वो लगा था 1962 के अंदर। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब दूसरा लगा वो लगा था 1971 के अंदर। उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और अंतिम बार जो लगा था वो लगा था 1975 में, और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यानी अपना क्वेश्चन है कि 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय राष्ट्रपति कौन नहीं थे ऑप्शन में से? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वीवी गिरी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। जाकिर हुसैन के समय कोई 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कब लगा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। ये जो 3 की सारणी है ये याद रखनी है, राष्ट्रपति, सन और प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन अमूमन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारे जो स्रोत है वो दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से जैसे बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार है। इसके अलावा महाअभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया है, ये भी अमेरिका से ग्रहण की गई है। और उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति का पद जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। रूस से बात करें तो रूस से मूल कर्तव्य, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में भारत के संविधान में 11 कुल मूल कर्तव्य है। और अपना क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से मैं बात करूं तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, संसदीय शासन प्रणाली, ये जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं। तो अपन और जब भी आगे एक एक अपन सीरीज जब चलाएंगे अलग अलग, जैसे ये उधार का जो जितने भी भारतीय संविधान के स्रोत है उनके बारे में चलाएंगे, तब अमेरिका से और भी कुछ बहुत कुछ ले रखा है, ब्रिटेन से भी है, रूस से भी है, सारा डिस्कस करूंगा। अब मैं एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने बैठूंगा तो एक क्वेश्चन भी 10 से 12 मिनट तक चला जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट आर्मी की दृष्टि से आप मौलिक अधिकार, महाअभियोग, मूल कर्तव्य, कानून के समक्ष समानता, संसदीय शासन प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व एक एक करके आप कंटिन्यू याद करते रहो। जैसे भी अगली क्लास के अंदर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऑप्शन उस हिसाब से लाऊंगा कि आपको और नई चीजें मिले। इसलिए आप हर क्लास को देखें, हर क्लास में नया मिलता जाएगा। एक समान क्वेश्चन के अंदर ही मैं नया जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि आप कम समय में अधिक सीख सको। 10 राज्य युद्ध की जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल से मिलती है? तो ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंडल है यदि पूछ ले, ऋग्वेद की मैं बात करूं, ऋग्वेद के अंदर कुल मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। यदि पूछे कुल सूक्त कितने हैं
कुल सूक्त कितने हैं? 1028। यदि पूछे कुल मंत्र कितने हैं तो 10,462 मंत्र है। और 10 राज्य युद्ध की जानकारी हमें किस मंडल से मिलती है? 10वें, तीसरे, 7वें या प्रथम मंडल थे? तो 10 राज्य युद्ध की जो जानकारी है वो हमें 7वें मंडल से मिलती है। 10वें की बात करूं तो 10वें मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था बहुत पूछा हुआ है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था है। तीसरे मंडल की बात करूं तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 10 राज्य जो युद्ध हुआ था उसका उल्लेख 7वें मंडल के अंदर मिलता है। कुल मंडल 10 है, कुल सूक्त 1028 है और कुल मंत्रों की बात करें 10,462 है। और एक मैंने पहले वाली क्लास में भी आपको क्वेश्चन बताया, ऋग्वेद की प्रमुख विशेषता है वो है मंत्रों का संकलन। और यदि बात करूं यजुर्वेद के अंदर यज्ञ से संबंधित विधि विद्यानों का जो उल्लेख हमें मिलता है वो यजुर्वेद के अंदर मिलता है। सामवेद की मैं बात करूं तो सामवेद में संगीत से संबंधित हमें ज्ञान सामवेद से मिलता है। और अथर्ववेद की मैं बात करूं तो जादू टोना, चिकित्सा, इनसे संबंधित जो अंधविश्वास, इनसे संबंधित जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के काल को। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं क्योंकि इन्हीं के ही काल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथ लिखे थे। शाहजहां के काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग यदि पूछे, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, याद रह जाएगा। शाहजहां से स्थापत्य कला। जहांगीर की मैं बात करूं तो चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? यानी बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला, संतूर, शहनाई, सितार। तबले की बात करूं तो तबले से संबंधित है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये बड़ा फेमस नाम है। जाकिर हुसैन जी का संबंध तबला वादक थे वो। संतूर की बात करूं तो शिव कुमार शर्मा। और यदि सितार की बात करूं तो रविशंकर शर्मा। याद रखना है, दोनों एक समान नाम आपको दिख रहे हैं। रविशंकर जी का सितार है, याद रखना है, और संतूर शिव कुमार शर्मा। और बिस्मिल्लाह खान तो बहुत प्यारी प्यारी शहनाई बजाया करते थे, शहनाई वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किससे है? असम, मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा। धनु यात्रा जो पर्व है, महोत्सव है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है उड़ीसा राज्य से संबंधित। धनु यात्रा जो महापर्व है, महोत्सव है, वो उड़ीसा से संबंधित है। इसके अलावा रज पर्व भी उड़ीसा से संबंधित है, रज पर्व। इसके अलावा जो कौर्णांक उत्सव है, कौर्णांक उत्सव ये भी उड़ीसा के अंदर ही मनाया जाता है। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम से रिलेटिव भी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम चिन्नास्वामी। मुंबई की मैं बात करूं, बहुत फेमस स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई के अंदर है। अहमदाबाद की बात करूं तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और दिल्ली की बात करूं मैं तो पंडित जवाहरलाल
नेहरू स्टेडियम, और एम चिन्नास्वामी जो क्रिकेट स्टेडियम है वो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। यानी स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये लिखी थी नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला गांधी जी के अच्छे मित्र थे। नेल्सन मंडेला जिनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यदि मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत का वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? मैं बात करूं गिरीश चंद्र मुर्मू, तो भारत के वर्तमान में CAG कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। बात करूं ओम बिरला, तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। आर वेंकट रमणी की बात करूं तो भारत के महान्यायवादी, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी, जिनको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यदि क्वेश्चन आता है अटॉर्नी जनरल कौन है, तो है RK वेंकट रमणी। और अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी वो महान्यायवादी होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी यदि पूछे तो वो महान्यायवादी, और वर्तमान में महान्यायवादी R वेंकट रमण है। और इनके सहायक के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल, और वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जो जनरल है वो है तुषार मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट, चारों ही नाम एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के ये प्रमुख पदाधिकारी है। तो महान्यायवादी, कैग, सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक उत्पादन होता है? यानी सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? चांदी, सोना, टंगस्टन या इनमें से कोई नहीं। तो साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। टंगस्टन उत्पादन में विश्व में फर्स्ट, जो प्रथम स्थान पर है वो है चीन। और चांदी का तो प्रसिद्ध देश, यानी चांदी उत्पादन में जो फर्स्ट है वो है मैक्सिको। मैक्सिको में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और दक्षिण अफ्रीका जो जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है सोने के उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपास घास के विशाल मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? पंपास, वैसे देश की बात करें तो ये देश तो अर्जेंटीना, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना देश के अंदर स्थित है। यदि महाद्वीप की बात करें, अर्जेंटीना महाद्वीप अर्जेंटीना देश किस महाद्वीप में आता है, तो उसी में ही ये पंपास के घास के मैदान आते हैं, तो वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना देश है जिसके अंदर पंपास घास के मैदान है। इसके अलावा आप कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि वेनेजुएला के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? वेनेजुएला में कौन से घास मैदान पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेनेजुएला के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका की बात करूं तो जैसे वेल्ड, सवाना, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो प्रेरीज, जिसको प्रेरीज घास को दुनिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि ये गेहूं उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूरोप की बात करूं तो स्टेपिच घास के मैदान हैं, यूरोप महाद्वीप में है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड, सवाना अफ्रीका में है, ये पंपास है। और वेनेजुएला भी जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, उसके अंदर कौन सा घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, एम्पियर, वाट, कूलाम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कूलाम की बात करूं तो कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है। किसका है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। वाट करूं तो विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का मात्रक है वो वाट है। एम्पियर की बात करूं तो विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। और प्रतिरोध के मात्रक की मैं बात करूं तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में हमेशा इनसे मात्रक से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं हर क्लास के अंदर अमूमन एक क्वेश्चन मात्रक से संबंधित लाता ही लाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस। यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान किसके बराबर है? तो जो फ़ारेनहाइट का पैमाना होता है वहाँ जल का गलनांक 32 डिग्री होता है और सेल्सियस में जल का गलनांक 0 डिग्री होता है। यानी फ़ारेनहाइट का 32 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अपन आगे एक क्लास लेंगे जिसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, रोमर या केल्विन, जैसे तापमान के 4 मात्रक है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन। एक डिग्री के अंदर एक किसी भी मात्रक के अंदर आपको मान दे दे और उसको जैसे ये फ़ारेनहाइट 32 दिया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले तो क्या आएगा, केल्विन में बदले तो क्या आएगा, रोमर में बदले तो क्या आएगा। यानी चारों को आपस में किस प्रकार बदला जा सकता है, एक का मान देने पर दूसरे का मान कैसे निकाला जा सकता है, यह भी अपन एक नेक्स्ट क्लास, जब एक बार ये सीरीज पूरी होने के बाद अपन जब एक एक टॉपिक वाइज जब सीरीज लेंगे उसके अंदर मैं ऊष्मा के टॉपिक में आपको ये पूरा विस्तृत बताऊंगा। और -40 डिग्री की मैं बात करूं तो -40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये जो मान है -40 या सेल्सियस तथा सेल्सियस का मान, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। -40 के अंदर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस का मान हमेशा आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, Na2CO3, HNO3, NaHCO3। यानी साधारण नमक का सूत्र, साधारण नमक NaCl जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होगा वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। Na2CO3 की मैं बात करूं तो यह है धोने का सोडा। धोने का सोडा, दावन सोडे का फॉर्मूला है Na2CO3। HNO3 बात करूं तो यह है नाइट्रिक अम्ल। ये जो फॉर्मूला है वो है नाइट्रिक अम्ल का। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यह है मीठा सोडा यानी खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? विरंजक चूर्ण या जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कमेंट करके आप सभी बताओगे। विरंजक चूर्ण बहुत पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण है, जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, धोने का सोडा है, खाने का सोडा है, साधारण नमक है। इनसे रिलेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे यौगिकों के आपको रासायनिक नाम और इनके रासायनिक फॉर्मूले याद करने ही हैं। इनसे रिलेटिव आर्मी के 5 पेपरों में से 3 पेपरों में अमूमन ये क्वेश्चन अपन को दिखाई देता ही रहता है। इसलिए इन चीज़ों को तो अपन को कंठस्थ करके ही आगे बढ़ना है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, तापमान की, समय की या ध्वनि की?
पीछे वर्ष लगा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश वर्ष। वर्ष से लगता है कि ये समय की इकाई हो सकती है, जबकि प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और यदि क्वेश्चन आ जाए दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई का नाम है पारसेक। प्रकाश वर्ष से पारसेक बड़ा है, ये याद रखना है। प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई, लेकिन दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो पारसेक है, और प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आर्मी में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ यानी जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, जैसे शराब है, शरबत है, इनके अंदर कि कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? पेय पदार्थों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। शीतल पेय पदार्थों के अंदर नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो खाद्य पदार्थों की पैकिंग के अंदर, खाद्य पदार्थों की पैकिंग में जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो आग जलाने में सहायक, आग जलाने में जो सहायक गैस है वो है ऑक्सीजन। और शीतल पेय पदार्थ शराब, शरबत, इनके अंदर जो गैस भरी जाती है वो भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की बात करूं तो मीथेन प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, जिसका फॉर्मूला है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। हवा में ध्वनि का वेग कितना है? बात करें ध्वनि, ध्वनि के वेग से संबंधित यदि मैं बात करूं तो ध्वनि का वेग होता है वो सर्वाधिक होता है ठोसों के अंदर। ये याद रखना है आपको, सर्वाधिक ध्वनि का वेग ठोस, ठोस के बाद द्रव पदार्थ, द्रव के बाद ध्वनि का वेग होता है गैसीय पदार्थों में। और निर्वात क्षेत्र के अंदर ध्वनि बिल्कुल गति नहीं करती है। निर्वात क्षेत्र में ध्वनि की गति सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में और उसके बाद निर्वात में। प्रकाश में उल्टा होता है, प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल निर्वात में होती है, उससे कम गैस में, उससे कम द्रव में और उससे कम ठोस में। ध्वनि और प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में एक दूसरे के विपरीत है। और हवा में ध्वनि का वेग एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ध्वनि हवा के अंदर अपनी चाल चलती है, अपने वेग से चलती है 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अम्ल नीले रंग के लिटमस पत्र को, अम्ल नीले रंग के लिटमस पत्र यानी नीले रंग के लिटमस पत्र को अम्ल के अंदर डुबो दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, यानी नीले रंग के लिटमस पत्र को अम्ल में डुबोने पर वो किस प्रकार का प्रतीत होगा? रंगहीन हो जाएगा या लाल हो जाएगा या हरा हो जाएगा या पीला हो जाएगा? तो आपको बिल्कुल एक इजी ट्रिक याद रखनी है, सिर्फ एक शब्द याद रखना है, अनीला। क्या याद रखना है? अनीला। अ से हो गया अम्ल, अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला और ला से हो गया लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। एक को याद रखना है, एक उसके दूसरे के उल्टा है। अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार होता है वो लाल को नीला करता है। अपना क्वेश्चन है अम्ल नीले रंग के लिटमस पत्र को किस प्रकार का कर देगा? तो लाल रंग में तब्दील कर देगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा। विटामिन सी की कमी से, रतौंधी ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। बात करें बेरी बेरी तो विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। रिकेट्स की मैं बात करूं तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या आर्गन। मैं बात करूं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों मिलकर, वैसे मुख्य घटक जो एलपीजी गैस होती है ना, द्रवीय पेट्रोलियम गैस, जिसको रसोई गैस कहा जाता है, उसके अंदर मुख्य घटक तो ब्यूटेन होता है। ये आर्मी में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि एलपीजी के अंदर मुख्य कौन सा मुख्य घटक होता है, तो मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। और एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन दोनों से मिलकर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करूं तो श्वसन में छोड़ी जाने वाली गैस, आग को बुझाने वाली गैस, रोटी फूलने पर निकलने वाली गैस, शीतल पेय पदार्थों में प्रयोग में ली जाने वाली गैस। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, CH4 है। इसको मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। और आर्गन की मैं बात करूं तो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस यदि पूछे तो वो है आर्गन गैस। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो होता है टंगस्टन का। और बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो है आर्गन। और वर्तमान में आर्गन की जगह नाइट्रोजन का भी उपयोग किया जाने लगा है। वैसे विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भी भरी जा सकती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस भरने से जो फिलामेंट जो तंतु होता है ना, उसकी उम्र घट जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है, लट्टू फ्यूज जल्दी होता है। बाकी आर्गन में लट्टू लंबे समय तक चलता है, यही फर्क है। तो विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से भरी जाने वाली गैस आर्गन है, और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, और एलपीजी गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पढ़ते रहिए बस आप। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक न्यूरॉन, डेसिबल, कैंडेला या वेबर। ध्वनि की जो तीव्रता का मात्रक है वो है डेसिबल। ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। न्यूरॉन की मैं बात करूं तो ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन है जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। कैंडेला किसकी है? कैंडेला, कैंडेला जो है वो है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडेला। और वेबर की बात करूं तो वो है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? डायनामाइट के खोजकर्ता थॉमस अल्वा एडिसन, अल्फ्रेड नोबल, गैलीलियो गैलीली या चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की मैं बात करूं तो ये विकासवाद का जो सिद्धांत था, विकासवाद का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन ने दिया। विकासवाद का सिद्धांत गैलीलियो गैलीली ने जैसे खोज की बात करें, आविष्कार की बात करें तो दूरबीनी का जो आविष्कार किया था वो गैलीलियो गैलीली ने किया, दूरबीनी का आविष्कार। अल्फ्रेड डायनामाइट के जो खोज करता है वो है अल्फ्रेड नोबल। और अल्वा एडिसन की मैं बात करूं तो विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब के खोजकर्ता वो है एडिसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत बल्ब के खोजकर्ता एडिसन है। डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल है। दूरबीनी के खोजकर्ता गैलीलियो गैलीली है। और ये चार्ल्स डार्विन जो ऑप्शन में थे, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए। और भी अपन आगे सीरीज लाएंगे, उसमें खोजकर्ता का एक अलग से टॉपिक करवाएंगे। महत्वपूर्ण खोजे, महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके खोजकर्ता या सिद्धांत देने वाले महापुरुष, उनसे संबंधित अपन बात और करेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? एक पहले भी क्लास में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट में 3 शब्द होते हैं,
3 का जोड़ा 4 से है, 2 को जोड़ा 3 से है। याद रखना है आपको, इधर 2 शब्द तो इधर 3, और इधर 3 शब्द तो इधर 4 शब्द। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन यहाँ गड़बड़ हो सकता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में पूछे तो अवतल लेंस, और यदि पूछ ले निकट की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में तो दूर की वस्तु देखनी थी। दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस तो उपयोग में लिया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण में। और पूछ ले कि दूर की वस्तु देखने के लिए, जब दूर की वस्तु देखनी है तो दोष निकट हो रखा है, तब अवतल हो जाएगा। वस्तु देखना और दोष का निवारण दोनों में डिफरेंस है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो अपने निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस है और उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। निकट की वस्तु देखने के लिए और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस सहायक है। बेलनाकार की मैं बात करूं तो दृष्टि विषमता रोग होता है, उसके लिए दृष्टि विषमता या इसको अबिंदुकता भी कहते हैं, उसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। खट्टे फल किस विटामिन के प्रचुर मात्रा में प्रचुर स्रोत होते हैं? यानी विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन सी है जो खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखना है, जैसे आंवला है, संतरा है। क्वेश्चन पूछा जाता है संतरे में कौन सा विटामिन, आंवला में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? वर्तमान में चल रही है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। वर्तमान में जिस आवर्त सारणी को अपन पढ़ते हैं, जहाँ से अपन धातु, अधातु और उपधातुओं का अध्ययन करते हैं, वो है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले हैं हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जो खोज करता है वो है हेनरी मोजले। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी की मैं बात करूं तो वर्तमान में कुल कितने तत्व खोजे गए हैं? तो कुल 118 तत्व खोजे गए हैं। कुल वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कुल 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने हैं? तो 7 है। कुल वर्ग कितने हैं? 18 है। कुल तत्व कितने हैं? 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो परमाणु क्रमांक है। खोजकर्ता कौन है? हेनरी मोजले है। लेकिन अपना क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो वो थी परमाणु भार पर आधारित। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। याद रखना है आपको। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस धातु के प्रयोग लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। ये किन किन से मिलकर बना हुआ होता है? तो इसके अंदर एक तो होता है लोहा, लोहा के साथ होता है निकेल, लोहा निकेल प्लस क्रोमियम, लोहा निकेल तथा क्रोमियम, इन 3 धातुओं की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। और यहाँ अपने क्वेश्चन है कि लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? जर्मेनियम, क्रोमियम, टिन या तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम है, जो लोहे के साथ मिलाने से, निकेल को साथ में मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो ये था अपना आज का सेशन। पूरे 30 क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा तबीयत डाउन होने के बाद जुकाम हो रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास किसी भी हालात में मिस नहीं होनी चाहिए। हमेशा आप क्योंकि बड़े विश्वास के साथ जुड़े हो और हमेशा यूं ही बने रहिए। और एक मेरा निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा अधिक से अधिक जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक जो यूज़ करते हो, उनके ऊपर
या यूट्यूब के ऊपर अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चों के अंदर अधिक से अधिक जो आर्मी, एसएससी और रेलवे के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इसके अंदर और कुछ जोड़ने का प्रयास कर सकूं और आपके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास कर सकूं। इसलिए आप सभी यूं ही बने रहिए, शानदार कमेंट कीजिए और क्या आपका सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर आमंत्रित है कीजिए। और कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का जो लिंक पिन किया गया है उसके ऊपर जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन बेस जो भी लगेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आराम से आ सके। तो बस इसी के साथ आज की क्लास से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।